हाय गाइस, मैं पुनीत कुमार स्टडी विपिन चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। चलो गाइस, जैसा कि हम लेकर चल रहे थे मॉर्निंग में आपके लिए करंट अफेयर्स की क्लासेस होती थी। तो दोस्तों एक दो दिन आपकी जो क्लास है करंट की वो नहीं डल पाई है किसी कारणवश, ठीक है। यानी कि आज से आपकी कंटिन्यू करंट अफेयर्स की क्लासेस चलेंगी, ठीक है गाइस। तो शुरुआत करते हैं भाई टॉप 10 क्वेश्चन या टॉप 10 जो भी चीज़ें होती हैं, 12 हो 15 हो या जितने भी क्वेश्चन होते हैं करंट अफेयर्स के, मैं आपको डेली डिस्कस कराऊंगा, ठीक है। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं भाई क्लास को। पहला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, ठीक है, ध्यान देना। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 30 अप्रैल, ऑप्शन बी 1 मई, ऑप्शन सी आपका दोस्तों 2 मई, ऑप्शन डी 3 मई। दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस या इंटरनेशनल लेबर डे, ठीक है, दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है दोस्तों 1 मई को। कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। क्लियर गाइस? चलो अब इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं क्या होता है। देखो भाई, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जो मुख्यालय है वो है दोस्तों कहाँ पर? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है भाई अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अध्यक्ष हैं दोस्तों कौन? गाय राइडर। तो इनके अध्यक्ष कौन है? गाय राइडर। और इसकी जो स्थापना हुई थी, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई थी 1919 यानी कि 1919 में। तो आपके यहाँ से तीनों चीज़ें क्लियर होगी, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसके अध्यक्ष हैं दोस्तों गाय राइडर। स्थापना हुई थी 1919 में, ठीक है। अब थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। हर साल, देखो ध्यान देना, हर साल 1 मई को विश्व भर में इंटरनेशनल लेबर डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है, और इसे अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस और मई दिवस के रूप में भी जाना जाता है। यानी कि इसे हम मई दिवस भी कह देते हैं, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस को। क्लियर गाइज? यानी कि हर साल 1 मई को ये बनाया जाता है इंटरनेशनल लेबर डे। क्लियर? चलिए और थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं बस। तो ये तो आपके लिए पूरी जानकारी होगी, इसमें से बाहर कुछ नहीं मिलेगा आपके लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 2, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। स्वतंत्रता सेनानी और पद्मश्री से सम्मानित सामाजिक कार्यकर्ता का हुआ निधन, वे थे एक, यानी कि उनमें से निम्न में से कौन से थे? ऑप्शन नंबर ए हेमा मालिनी, ऑप्शन बी विनोबा भावे, ऑप्शन सी हेमा जगनी, ऑप्शन नंबर डी रानी देवकी। दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं ऑप्शन की कौन सी होती है, तो ऑप्शन नंबर ए कौन सी थी? वो हेमा मालिनी। क्लियर गाइज? यानी कि हेमा मालिनी थी जो क्या थी? स्वतंत्रता सेनानी थी और पद्मश्री से सम्मानित सामाजिक कार्यकर्ता थी, ठीक है। इनका निधन हो गया है कल, यानी कि कल का मतलब भाई आपका 1 मई 2020 को, ठीक है, इनका निधन हो गया है। और ये 101 साल की यानी कि 101 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। क्लियर गाइज? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखो, स्वतंत्रता सेनानी और पद्मश्री से सम्मानित गांधीवादी विचारक, ठीक है, हेमा मालिनी का 101 वर्ष की आयु में निधन, यानी कि कितने साल की थी? 101 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। वे स्वतंत्रता कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और सर्वोदय नेता के रूप में बहुत लोकप्रिय थी। उनका जन्म 19 फरवरी 1919 को कहाँ पर हुआ था गाइज? असम में हुआ था। क्लियर है? यानी कि ये आपकी सारी की सारी चीज़ें हो गई कि इनका जन्म कब हुआ था। भी इनका जन्म हुआ था आपका 19 फरवरी 1919 को, असम में हुआ था, ठीक है। वो क्या थी? एक स्वतंत्रता कार्यकर्ता थी, सामाजिक कार्यकर्ता थी और सर्वोदय नेता थी के रूप में भी वो बहुत लोकप्रिय थी। क्या नाम था इनका? हेमा मालिनी। और कितने वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है? 101 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। क्लियर गाइस? चलिए नेक्स्ट चलते हैं भाई। बहुत शानदार क्वेश्चन। जापानी पुरस्कार ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, ठीक है, ध्यान देना, ये ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? ठीक है, यानी कि जो जापानी पुरस्कार था ये ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? लथन हवला, एन बेरेन, थंगजाम धबाली सिंह, थलंग उबला सीन। तो दोस्तों इसमें से हमें बताना है कि निम्न में से ऑप्शन में से कौन सा है। तो ऑप्शन हम बात कर लेते हैं ऑप्शन सी, यानी कि थंगजाम धबाली सिंह को ये क्या दिया गया है दोस्तों? ये ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन पुरस्कार दिया गया है। क्लियर गाइज? अब देखो, ये है भाई, ये मणिपुर के डॉक्टर थंगजाम धबाली सिंह को जापान सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें भारत में जापान की बेहतर समझ को बढ़ावा देने और दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने के लिए दिया गया, यानी कि भारत के अंदर जापान की बेहतर समझ हो सके
ठीक है, उसको बढ़ावा देने के लिए। और जो दोनों हमारे जो कंट्री है, ठीक है, हमारे देश की और जापान की जो रिलेशन है, संबंध है, वो क्या हो सके, मजबूत बनाए जा सके या मजबूत बनाए जाए। क्लियर है दोस्तों? तो ये होता है आपका थंबाली सिंह, थंगजाम धबाली सिंह को। क्लियर? चलिए गाइस नेक्स्ट चलते हैं भाई। अब देखो इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन सम्मान क्या है जापान का? ये जापान की संस्कृति, पर्यावरण संरक्षण के प्रचार और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उपलब्धि हासिल करने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। और इस सम्मान की शुरुआत जापान के बादशाह मेईजी ने 1875 में की थी। कब की थी दोस्तों इसकी शुरुआत? जापान के बादशाह मेईजी ने 1875 में की थी। क्लियर? और किस लिए दिया जाता है? पर्यावरण संरक्षण के प्रचार और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उपलब्धि हासिल करने के लिए। ठीक है, जापान की जो संस्कृति होती है, कल्चर होता है, उसमें इनको दिया जाता है। ठीक है, इस व्यक्ति को दिया जाता है। क्लियर दोस्तों? तो पूरा हो गया आपका ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन पुरस्कार भी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं भाई। ये देखो जापान की राजधानी क्या है गाइस? टोक्यो। क्या है जापान की राजधानी? टोक्यो। जापान की मुद्रा येन। और जापान के प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में? शिंजो आबे। जापान के प्रधानमंत्री कौन है गाइस? शिंजो आबे। तो आपकी तीनों चीज़ें क्लियर होगी। जापान की राजधानी टोक्यो, जापान की मुद्रा येन और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे। क्लियर गाइस? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 1 मई 2020 को भारतीय टीम के पूर्व कप्तान चुन्नी गोस्वामी का निधन हुआ। वह किस खेल से संबंधित थे? यानी कि 1 मई 2020 को, ठीक है, भारतीय टीम के पूर्व कप्तान थे चुन्नी गोस्वामी। ठीक है गाइस, इनका निधन हुआ, वह किस खेल से संबंधित थे? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी हॉकी, ऑप्शन डी कबड्डी। दोस्तों अगर मैं बात करूं वो तो आपके ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फुटबॉल से वो संबंधित थे। ठीक है, अब देखो ये भारत के पूर्व फुटबॉल कप्तान चुन्नी गोस्वामी का निधन। वह 1962 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान थे। उनकी कप्तानी में भारत 1964 में एशियाई कप में उपविजेता रहा था। ठीक है, तो ये थे हमारे चुन्नीलाल, यानी कि 1962 में के एशियाई खेलों में इन्होंने स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान थे। क्लियर गाइस? उनकी कप्तानी में भारत 1964 में क्या किया था? एशिया कप में उपविजेता रहा था। चलिए नेक्स्ट आता है दोस्तों, गूगल पे इंडिया की नई सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? यानी कि गूगल पे इंडिया जो होती है हमारी, ठीक है, उसकी नई सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? ऑप्शन ए रीता कालरा, ऑप्शन बी शिखा शर्मा, ऑप्शन सी मोहिनी रस्तोगी, ऑप्शन डी रेखा शर्मा। ठीक है, तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर बी की, शिखा शर्मा। ठीक है, इन्हें गूगल पे इंडिया की नई सलाहकार नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, इसमें एक ऑप्शन है डी रेखा शर्मा। दोस्तों ये जो रेखा शर्मा है महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। ठीक है, ध्यान देना, महिला आयोग की अध्यक्ष हैं कौन? रेखा शर्मा। यानी कि इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा बी, शिखा शर्मा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एक्सिस बैंक की पूर्व सीईओ शिखा शर्मा को गूगल पे इंडिया का सलाहकार नियुक्त किया गया है। किसका नियुक्त किया गया है? यानी कि जो शिखा शर्मा है, ठीक है, शिखा शर्मा को गूगल पे इंडिया का, ठीक है, किसका? गूगल पे इंडिया का सलाहकार नियुक्त किया गया है। और गूगल पे यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी कि यूपीआई, मतलब गूगल पे यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई के लिए एक प्रमुख ऐप है जो अमेजन पे, पेटीएम आदि के जरिए यूपीआई की सुविधा मुहैया कराता है। जो अमेजन पे, पेटीएम आदि के जरिए यूपीआई की सुविधा मुहैया कराता है। क्लियर दोस्तों? यानी कि एक्सिस बैंक की पूर्व सीईओ भी थी शिखा शर्मा, को जो क्या कर दिया गया? गूगल पे इंडिया का सलाहकार नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अभी छठा क्वेश्चन। आयुष मंत्रालय, ठीक है, ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर किस कार्यक्रम की शुरुआत की? ऑप्शन ए आयु रक्षा, ऑप्शन बी आयु सुरक्षा, ऑप्शन सी आयु कार्ड, ऑप्शन डी आयु टीम। दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं आयुष मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर जो काम किया वो है आयु रक्षा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। अब देख लेते हैं क्या होता है। आयुष मंत्रालय के अंतर्गत
आने वाले अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA और दिल्ली पुलिस के संयुक्त तत्वाधान में आयु रक्षा कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस के संग, यानी कि ये इसका शीर्षक है। क्या? आयु रक्षा का क्या शीर्षक है? कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस के संग शीर्षक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली में कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए किया गया, जिसमें आयुर्वेद और इम्यूनिटी बूस्टिंग के सरल उपायों के बारे में बताया गया। दोस्तों आपका क्लियर हो गया, सारी चीज़ें क्लियर हो गई, यानी कि आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, ठीक है, AIIA यानी कि ये है, ठीक है, और दिल्ली पुलिस के संयुक्त तत्वाधान में आयु रक्षा कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस के संग शीर्षक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। क्लियर गाइज? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विकास बैंक द्वारा विकास अभय बैंक योजना शुरुआत की गई, ठीक है, यानी कि जो विकास बैंक द्वारा है, ठीक है, विकास बैंक द्वारा विकास अभय बैंक योजना की शुरुआत की गई। किस बैंक के द्वारा ये योजना की शुरुआत की गई विकास अभय की? पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन बी आपका भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन सी इलाहाबाद बैंक, ऑप्शन डी कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक। दोस्तों अगर हम बात करें इस योजना की तो ये शुरू की गई है किसके? कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक द्वारा। किसके द्वारा शुरू की गई है? अभी कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक द्वारा, ठीक है गाइस। चलिए अब देखो समझ लेते हैं क्या है। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक का जो मुख्यालय है गाइस वो है धारवाड़ कर्नाटक, यानी कि कर्नाटक में धारवाड़ स्थान पड़ता है, वहाँ पर इसका मुख्यालय है। कहाँ पर? धारवाड़ कर्नाटक में। और इस बैंक के जो अध्यक्ष हैं वो हैं आपके पी गोपी कृष्ण। कौन है गाइस? पी गोपी कृष्ण इस बैंक के क्या है? आपके अध्यक्ष हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। फीफा ने स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित करने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? ठीक है, यानी कि जो फीफा होता है हमारा, फीफा ने स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित करने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? वी विल फाइट, वी विल विन, वी विल स्टॉप, वी विल केयर, ठीक है गाइस। तो इन्होंने क्या किया है, जो स्वास्थ्य कर्मी होते हैं उन्हें सम्मानित करने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है, ये हमें बताना है दोस्तों। वी विल फाइट ऑप्शन ए, ऑप्शन बी आपका वी विल विन, ऑप्शन सी वी विल स्टॉप, ऑप्शन डी वी विल केयर। तो हम बात कर लेते हैं गाइस ऑप्शन नंबर बी, वी विल विन, ठीक है, इसकी इन्होंने शुरुआत की है। फीफा की बात करें तो आपके क्या होता है अभी? फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, ठीक है, एसोसिएशन। क्लियर गाइस, याद रहेगा आपके। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फीफा की फुल फॉर्म, ठीक है, ये फीफा यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। फीफा के जो अध्यक्ष हैं वो है दोस्तों गियानी इन्फेंटिनो। कौन है फीफा के अध्यक्ष? गियानी इन्फेंटिनो। स्थापित हुआ था कब ये? 21 मई 1904 को। कब स्थापित हुआ था? स्थापित हुआ था गाइज ये 21 मई 1904 को। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है गाइज? वो है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर इसका मुख्यालय? इसका मुख्यालय गाइज ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। क्लियर गाइज, यानी कि इसका देखो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसके जो अध्यक्ष हैं वो है गियानी इन्फेंटिनो, ठीक है, फीफा के अध्यक्ष। स्थापित हुआ था ये आपका 21 मई 1904 को। कब स्थापित हुआ था भाई? 21 मई 1904 को। इसका जो मुख्यालय गाइज वो है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। चलो गाइज नेक्स्ट चलते हैं। मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला कौन सा राज्य बना है? ऑप्शन नंबर ए झारखंड, ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों अगर हम बात करें मनरेगा की सबसे ज़्यादा जो रोजगार दिया है वो दिया है हमारे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि झारखंड ने। मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला जो राज्य बना है वो कौन सा बना है दोस्तों? वो बना है ऑप्शन नंबर ए झारखंड, ठीक है। अब देख सॉरी झारखंड नहीं भी गाइस, छत्तीसगढ़ सबसे ज़्यादा रोजगार की बात चल रही है ना, तो वो बना है कौन सा? छत्तीसगढ़। क्लियर, यानी कि सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य बना है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट आता है भाई, इसका बारे में डिस्कस कर लेते हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर है हमारे, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जो हैं, ठीक है। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राज्यपाल है अनुसुईया उइके। कौन है? अनुसुईया उइके। क्लियर। और दोस्तों आपको छत्तीसगढ़ की राजधानी मुझे कमेंट्स में लिख कर जवाब बतानी है भाई दोस्तों, जो भी इसकी कैपिटल होती है, ठीक है, छत्तीसगढ़ की राजधानी। वो सिंपल क्वेश्चन है यार, कोई भी पूछ लेगा तो आप बता दोगे। और ये चीज़ें तो पता होनी चाहिए भाई, राजधानी, ठीक है, CM, गवर्नर,
क्योंकि इनसे जीके बहुत मजबूत होती है, क्योंकि ज़्यादातर जो कार्यक्रम होते हैं, आयोजन होते हैं, वो सभी स्टेट से होते हैं, तो इनके नाम याद होने बहुत आसान है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? भूपेश बघेल। और राज्यपाल है कौन? अनुसुईया उइके। क्लियर गाइस? चलो नेक्स्ट आता है भाई, किस व्यक्ति को निक्केई एशिया पुरस्कार 2020, ध्यान देना, निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है? ऑप्शन नंबर ए प्रोफेसर टी प्रदीप, ऑप्शन नंबर बी प्रोफेसर के सुकमा, ऑप्शन नंबर सी प्रोफेसर के सुजाग, ऑप्शन नंबर डी प्रोफेसर के कृष्णा। दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर ए प्रोफेसर टी प्रदीप, प्रोफेसर टी प्रदीप को दिया गया है क्या? निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है। क्लियर गाइस? चलो नेक्स्ट चलते हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, यानी कि प्रोफेसर थलिप्पल प्रदीप, भारत के, ठीक है, यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 दिया गया है किसे? प्रोफेसर थलिप्पल प्रदीप, यानी कि प्रोफेसर टी प्रदीप जो कि भारत है। और संस्कृति और समुदाय में दिया गया राम प्रसाद कदेल, जो कि कहाँ के हैं दोस्तों? नेपाल के। ध्यान देना, यानी कि निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 संस्कृति और समुदाय की हम बात करें तो इसमें किसको दिया गया है? इसमें दिया गया आपको राम प्रसाद कदेल, नेपाल के। ठीक है, और आर्थिक और व्यावसायिक नवाचार, यानी कि आर्थिक और व्यावसायिक नवाचार के लिए दिया गया एंथनी टेन और टेन हुइलिंग, जो कि दोनों कहाँ के हैं दोस्तों? दोनों मलेशिया के हैं। कहाँ के हैं? दोनों मलेशिया के हैं। क्लियर? यानी कि 3 तरीके से पुरस्कार दिए गए, नेपाल को, भारत को और मलेशिया वालों को। क्लियर गाइस? तो याद रहेगा आपके। चलिए नेक्स्ट आता है दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, किन राज्य के काले चावल और टेराकोटा को जीआई टैग, जीआई टैग क्या होता है दोस्तों? हमारा जीआई टैग होता है, यानी कि जो आपका उत्पादन होता है उसे एक तरीके से पहचान देना। ठीक है, तो ये होता है जीआई टैग। अब जीआई टैग मिला है, यानी कि किस राज्य के काले चावल हैं और टेराकोटा है, जिन्हें क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। ऑप्शन नंबर ए मणिपुर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी मणिपुर मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा तेलंगाना। तो दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं इसमें, तो इसमें आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मणिपुर उत्तर प्रदेश। ठीक है, मणिपुर के जो काले चावल है, मणिपुर के हैं काले चावल, और उत्तर प्रदेश में गोरखपुर पड़ता है, उसका है क्या? टेराकोटा। ठीक है, अब देखो दोस्तों काले चावल होते क्या? ये काले चावल होते हैं जैसे कि हमारे चावल होते हैं ना, इसी तरह होते हैं, लेकिन ये थोड़े हल्के भारी होते हैं। और दूसरी बात, इनका जो यूज होता है, इनका यूज होता है काले चावलों का मिठाई में। किस में यूज किया जाता है? मिठाई में, या लड्डू जो बनाए जाते हैं उनमें इनका यूज किया जाता है मणिपुर में। क्लियर दोस्तों? काले चावल। चलो थोड़ा सा और जान लेते हैं इनके बारे में। मणिपुर के काले चावल, ठीक है, जिसे चाखाओ भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है अभी? चाखाओ भी कहा जाता है। और गोरखपुर के टेराकोटा एवं कोविलपट्टी की, कोविलपट्टी भी एक स्थान है, कि कदलाई मितई को भौगोलिक संकेत टैग, यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है। क्लियर गाइस? यानी कि याद रहेगा, मणिपुर के काले चावल हैं जिसे चाखाओ भी कहा जाता है, और गोरखपुर के टेराकोटा एवं कोविलपट्टी को कदलाई मितई को भौगोलिक संकेत टैग, यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है। क्लियर गाइस? तो दोस्तों ये थी आज की आपकी करंट अफेयर्स की क्लासेस, बहुत ही महत्वपूर्ण थी। ठीक है, आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको ज़रूर देखने में अच्छी लगेगी। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ यार ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त वालों को, जो भी फ्रेंड है, मित्र हैं जो तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, ठीक है, उन्हें शेयर करो। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो यार। ठीक है, और सब्सक्राइब करो। ठीक है गाइज़, तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।